नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए पुतिन ने वो सब किया जो वो कर सकते थे। पुतिन की सेना पर आरोप तो ये तक लगे कि उन्होंने जंग जीतने के लिए केमिकल हथियारों का इस्तेमाल तक किया और अब इस कड़ी में रूस की सेना पर थर्मोबैरिक रेन बम से इस्तेमाल किए गए आरोप भी लग रहे हैं। और थर्मोबैरिक बम एक ऐसा हथियार है जिस पर पूरी दुनिया में पाबंदी लगी हुई है, क्योंकि इसके धमाके से इतनी गर्मी पैदा होती है कि इंसान के शरीर का मांस तक गल जाता है। पहली नजर में इस वीडियो को देखने पर लगता है मानो जैसे आसमान में आतिशबाजी हुई और रंग बिखेरती हुई आतिशबाजी जमीन पर आकर रिमझिम तारों में तब्दील हो गई। लेकिन जितना खूबसूरत ये वीडियो देखने में लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है इन तस्वीरों के पीछे का सच। यूक्रेन की जंग से आए इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो रूस के सबसे खतरनाक बम के धमाके की है, वो बम जिसे दुनिया थर्माइट रेन बम के नाम से जानती है। रूस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने यूक्रेन को जंग में पस्त करने के लिए थर्माइट रेन बम का इस्तेमाल किया। यही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि थर्माइट रेन बमों को रूस ने अपने ग्रैड लॉन्चर के साथ 9M22S रॉकेट से दागा। थर्माइट बम के दावे वाले इस वीडियो को यूक्रेन के कई पत्रकारों ने ट्वीट किया। एक यूक्रेनी पत्रकार ने इसे ट्वीट कर लिखा, थर्माइट जैसी युद्ध सामग्री का इस्तेमाल रूस ने किया। कल्पना कीजिए इसके बाद के क्या हालात रहे होंगे। अपने नाम की तरह थर्माइट रेन बम ब्लास्ट होने के बाद आसमान से बारिश जैसा प्रभाव छोड़ता है, लेकिन बारिश की बूंदों की जगह इससे ऐसे केमिकल निकलते हैं जो इंसान की हड्डी तक गला दे। थर्माइट बम को बनाने में मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। इस बम के इस्तेमाल से इंसान के शरीर का मांस पिघल जाता है और हड्डियां जल जाती हैं, क्योंकि थर्माइट बम के धमाके के बाद इलाके में 2400 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा होता है। सोचिए, लोहे को पिघलाने के लिए करीब 1538 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत पड़ती है, जबकि थर्माइट बम के धमाके के बाद इससे करीब 1.5 गुना से भी ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिसमें इंसान का बचना तो दूर, इंसानी शरीर का साबुत बचना भी मुश्किल हो जाता है। मारियोपोल पर कब्जे की कोशिश के दौरान रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल के आरोप लग चुके हैं और अब पुतिन की सेना पर थर्माइट रेन बम के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। हालांकि थर्माइट बम का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध माना जाता है। जेनेवा कन्वेंशन के तहत थर्माइट बम को काफी पहले ही बैन किया जा चुका है। और 95 दिनों के बाद ये सवाल अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ है कि इस युद्ध का हासिल आखिर अब तक क्या कुछ हुआ। पुतिन जीत की राह में कितना आगे बढ़े और ज़ेलेंस्की सरेंडर की ओर कितना खिसके। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बार फिर पुतिन ने कीव विजय की प्लानिंग तैयार की, क्योंकि कीव पर कब्जा हुए बिना यूक्रेन विक्ट्री अधूरी है। मुझसे जंग के बारे में मत पूछो, बताओ कि वहां कोई बाग है।
क्या झिंगुर की आवाजें आती हैं? क्या टिड्डियों के झुंड परवाज भरते हैं? क्या घोघा अब भी आजाद घूमता है? क्या चेरी के पेड़ों पर फूल आए हैं? अगर कोई इन फूलों को चुनने आता है, उनसे तुम मिसाइल स्ट्राइक की बातें ना करना। जंग खत्म होने पर उन सारे लोगों को यूक्रेन बुलाना, उन लोगों के प्रति हम कृतज्ञता जाहिर करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। ये यूक्रेन के सिपाही वैश्य बाबा की चिट्ठी है अपनी बेटी के नाम। बेटी ने पूछा था, पापा बताना जंग में क्या हो रहा है। पिता ने बेहद इमोशनल जवाब दिया। यूक्रेनी भाषा की यह कविता सोशल मीडिया पर वायरल है और शायद यही रूस यूक्रेन महायुद्ध की असली तस्वीर है। ना पूछिए कि जंग में अब तक कौन जीता कौन हारा। जंगी मोर्चे पर रूस ने कितने यूक्रेनी सैनिकों को मारा, फ्रंट पर कितने रूसी सैनिकों ने जान गंवाया। रूसी सैनिक अपने इलाकों की रक्षा में जुटी यूक्रेनी सेनाओं पर तोप से खूब गोले बरसा रहे हैं। उन पर रॉकेटों से हमला हो रहा है। रूस इस वक्त दो तरफ से हमला कर रहा है, उत्तर में इजियम और पश्चिम में सेवेरोडोनेस्क से। हालांकि रूस को दोनों ओर आगे बढ़ने में थोड़ी ही कामयाबी मिल रही है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुश हैं। जंग में मनमर्जी वाली जीत भले ना हासिल हो रही हो, लेकिन अब तक जो हासिल हुआ है वो रूस के लिए कमतर भी नहीं। बॉर्डर्स गार्ड्स डे पर राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया। Уважаемые товарищи, стоящие перед вами задачи особенно значимы сейчас, в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на нашу страну. Наращивание военного потенциала НАТО непосредственно у российских рубежей. कोई शक नहीं कि अमेरिका के नेतृत्व में मिल रही नेटो ताकतों की मदद ने ज़ेलेंस्की को अब तक झुकने नहीं दिया, लेकिन शक तो इसमें भी नहीं कि पुतिन ने रूस पर लगाए सारी प्रतिबंधों की चिंदी उड़ा दी। अब तक वही किया जो रूस के हित में था। वैसे भी अंजाम की परवाह करने वाले जंग नहीं लड़ते, समझौते करते हैं। Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий. Речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции. 9 मई को विजय दिवस के बाद ये पहली बार था जब पुतिन जंग के दौरान जनता से सीधे मुखातिब हुए। यह पहली बार था जब ठीक ज़ेलेंस्की के अंदाज में ज़ेलेंस्की को पुतिन ने जवाब दिया, बिल्कुल कड़क, ठोस और जंग में सधे कदमों के साथ आगे बढ़ने की इच्छा दोहराई। ऐसा लगा जैसे शुरुआती दिनों की भूल के बाद पुतिन अब एक कुशल योद्धा की माफिक नए तरीके से तैयार हो रहे हैं। युद्ध की तारीखों को बिना काउंट किए, दिन, हफ्ते, महीने की परवाह किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी पुतिन को जवाब दिया, कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सभा को संबोधित करते हुए। Санкції важливі дуже, але санкції сьогодні, ви знаєте, в більшості своїй Росія обходить. І чому? Тому що немає об'єднаної міцної позиції всього світу проти агресії Росії. पुतिन का मकसद तो यही है, ज़ेलेंस्की को सरेंडर कराकर कीव में अपनी कठपुतली बैठाना, जो नाटो से दूरी बनाए रखे और रूस से दोस्ताना व्यवहार करे। लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते, लिहाजा यूक्रेन कभी दक्षिण में जलता है, कभी पश्चिम में और अब पूरब में जल रहा है।
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट मॉनिटरिंग मिशन के आंकड़ों के मुताबिक 19 मई तक जंग में 3,811 नागरिक मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से 6 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसमें 90% महिलाएं और बच्चे। एक स्टडी के मुताबिक 8 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। सैकड़ों बच्चे बुरी तरह से घायल हुए हैं। लाखों बेघर हो गए हैं। लेकिन युद्ध की विभीषिका पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रूस की मिसाइलों की मार मंद नहीं पड़ी है। यूक्रेन की जमीन पर गोले गिरने कम नहीं हुए हैं। ज़ेलेंस्की कभी हथियारों की मांग करते हैं तो कभी विश्व बिरादरी से रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। Розуміємо, що люди все знають, люди тиснуть на своїх керівників, керівники бояться, що суспільство може позбавити їх влади, і тому вони впроваджують санкції. Але десь там тихенько за спиною багато санкцій допомагають Росії обійти ці санкції. І тому, на жаль, ми не бачимо, що без санкцій дуже сильно тиснули на Російську Федерацію. पुतिन को यूक्रेन पर हमले से रोकने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। युद्ध के शुरुआती दिनों में शांति वार्ताओं का नतीजा ढाक के 3 पात रहा। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई राउंड की बैठकें भी हुई। लेकिन अब तो ज़ेलेंस्की खुलेआम कह रहे हैं कि वो जब से राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं, रूस ने कभी उनके शांति पहल को कबूल नहीं किया। Одного разу не почув відповідь і на нашу пропозицію щодо лідера Російської Федерації, щодо того, щоб сісти за стіл перемовин і закінчити цю війну. Жодного разу за 3 роки. За мої 3 роки мого президентства. І жодного разу з початку повномасштабного вторгнення. Окрім загальних речей, ми за перемовини, ми підтримуємо дипломатичне рішення. Але це, розумієте, це не співпадає з реальністю. ज़ेलेंस्की की शांति की बातें विरोधाभासी हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनकी पुतिन के बातों से इनकार करने की जिद है, विदेशों से मांगे हथियार पर रूस को हरा देने की मंशा है, पुतिन को सबक सिखाने की ख्वाहिश है, और दूसरी ओर पुतिन के क्रोध से यूक्रेन को बचाने की चाहत है। लिहाजा अब तक जिस युद्ध का नतीजा निकल जाना चाहिए था, वो चौथे महीने में अपनी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन को झुलसा रहा है। हालांकि खामियाजा सिर्फ यूक्रेन को नहीं, रूस को भी भुगतना पड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी से 28 मई के बीच तक उसने 30,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ने अपने फेसबुक पोस्ट पर डाला है, यूक्रेन ने रूस के अब तक 1,338 टैंकों को नष्ट कर दिया है, 3,270 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स को तबाह कर दिया है, 633 आर्टिलरी को बर्बाद कर दिया है, 205 MLR सिस्टम, 93 एयर डिफेंस सिस्टम, 208 वॉर प्लेन्स, 178 हेलीकॉप्टर्स, 503 ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल लेवल UAV, 117 क्रूज मिसाइल, 13 वारशिप, 2,226 दूसरे युद्ध वाहन और 48 स्पेशल इक्विपमेंट्स को नेस्तनाबूद कर दिया है। पुतिन को इस लेवल की हानि की आशंका तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन इससे रूस के युद्ध में आगे बढ़ने की इच्छा पर शायद ही असर पड़ा हो। अब तक युद्ध की तस्वीरें बता रही हैं, जो युद्ध के बिल्कुल शुरुआती दौर में बातें सामने भी आई थी कि पुतिन युद्ध में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं कर देंगे। और रूस धीरे धीरे ही सही इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। रूस का युद्ध में नुकसान का डेटा आपने देख लिया। अब आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन के कितने हिस्से पर कब्जे का दावा कर रहा है। तो रूस का दावा है कि उसने क्राइमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, मारियोपोल, खार्किव, डॉनबास, ओदेसा पर कब्जा कर लिया है।
लेकिन रूस जब तक कीव पर कब्जा नहीं कर लेता, संपूर्ण युद्ध के जीत की तस्वीर अधूरी रहेगी। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि डॉनबास इलाके की लड़ाई के बाद रूसी फौज एक बार फिर कीव की ओर कूच करने वाली है। आपको याद होगा कि युद्ध के बिल्कुल शुरुआती दौर में रूसी सैनिकों ने कीव का घेरा डाला था। इसमें सहयोग के लिए पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद और वफादार चेचन लड़ाके रमजान कादिरोव और उसकी सेना को भी झोंक दिया था। लेकिन हफ्तों तक चले इस घेरे का नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ज़ेलेंस्की बंकर में चले गए और वहीं से युद्ध का संचालन शुरू कर दिया। कीव का किला ना गिरते देख पुतिन ने फौज को खार्किव और मारियोपोल के विजय अभियान पर भेज दिया। अब ये दोनों क्षेत्र रूस के कब्जे में हैं, तो फिर से कीव को घेरने की प्लानिंग शुरू हो गई है। इस बीच अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से ज़ेलेंस्की को मदद मिलनी जारी है और यही सूरत रही तो पुतिन की जीत की किसी तारीख की घोषणा कर पाना मुश्किल है। Первый залп, расход 8. और इस वक्त पुतिन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिमी मीडिया में जो सुर्खियां लगातार बटोर रही है, खबर ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी M16 के हवाले से आई है। ये खबर इतनी गंभीर है कि पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसी पड़ताल में जुट गई है। क्या है ये खबर और इस खबर में कितनी सच्चाई है, देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति पुतिन посеять национальную и религиозную вражду. क्या पुतिन का कोई बॉडी डबल है? क्या पुतिन की जगह उनका बॉडी डबल नजर आता है? ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने बहुत बड़ा दावा किया। द सन की हेडलाइंस देखिए, मिरर की सुर्खियां पढ़िए, डेली स्टार ने जो खबर छापी है उस पर गौर कीजिए। ब्रिटेन में यह खबर टॉप ट्रेंड कर रहा है। पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसी इस वक्त इसी खबर की पड़ताल में जुट गई है। दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट हैरान हैं क्योंकि खबर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौत से जुड़ी है। ब्रिटेन के अखबार द सन ने अपनी खुफिया एजेंसी MI6 के हवाले से खबर छापी है कि हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन की मौत हो गई हो और सार्वजनिक जगहों पर जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो पुतिन का बॉडी डबल है। पुतिन की मौत से जुड़ी ये खबर सबसे पहले ब्रिटेन के अखबार डेली स्टार ने छापी। अखबार ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के हवाले से दावा किया पुतिन की हाल ही में मीडिया में मौजूदगी संभवतः पहले से रिकॉर्ड की गई थी। इस महीने की शुरुआत में मॉस्को विक्ट्री डे परेड जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बॉडी डबल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन बहुत बीमार है और जब उनकी मौत होगी तो महीनों नहीं हफ्तों तक गुप्त रखा जाएगा।
अगर ब्रिटेन के अखबार डेली स्टार के दावे पर भरोसा करें तो विक्ट्री डे परेड में पुतिन के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया है। जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, पुतिन की बॉडी डबल की खबरें सुर्खियों में रही है। पुतिन पर इस समय खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से भी है। इसके बाद से रूस में तख्ता पलट की खबरें आम हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन तख्ता पलट के डर से डबल बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब जो ब्रिटेन के अखबार डेली स्टार ने दावा किया है, वो दावा दुनिया को हैरान कर रहा है। डेली स्टार में छपी खबर के मुताबिक ये भी संभावना है कि पुतिन की मौत पहले ही हो चुकी है, लेकिन ये जानना असंभव है। ऐसा माना जाता है कि पुतिन ने पहले भी बॉडी डबल्स का सहारा लिया है जब वो अस्वस्थ रहे हैं। पुतिन की मौत का दावा करने वाले पश्चिमी मीडिया कल तक उनकी गंभीर बीमारी का हवाला दे रहे थे। यही अखबार पुतिन के करीबियों के हवाले से ये जानकारी दे रहे थे कि पुतिन को 18 महीने पहले पेट का कैंसर और पार्किंसन बीमारी हुई थी। ऑन्कोलॉजी टेस्ट से इन बीमारियों की पहचान की गई, लेकिन जब क्रेमलिन ने इन दावों की हवा निकाल दी तो यही मीडिया अपनी खुफिया एजेंसियों के हवाले से पुतिन की मौत का दावा कर रहे हैं। ऐसे दावों के पीछे छिपा हुआ सच रूस में तख्ता पलट भी हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी खुफिया एजेंसी किसी भी हालत में पुतिन को सत्ता से हटाना चाहते हैं। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया ने पुतिन के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन वॉर यानी दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। और इस बीच दुनिया को अनाज संकट से बचाने के लिए पुतिन के पश्चिमी देशों के सामने रूस पर लगाए प्रतिबंधों को हटाने की शर्त रख दी है, क्योंकि काला सागर में रूस के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने पूरी तरह से किलेबंदी कर रखी है, जिससे वहां से गुजरने वाले तमाम जहाज फंसे हुए हैं। और इस बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का यह मानना है कि कई देशों में गेहूं का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। समंदर में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि नेटो देश चाहकर भी ना तो यूक्रेन की कोई मदद कर पा रहे हैं और ना ही ज़ेलेंस्की इस चक्रव्यूह को तोड़ पाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। और इस चक्रव्यूह का असर अकेले यूक्रेन पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि इसने पूरी दुनिया के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया के सामने पुतिन के इस चक्रव्यूह ने खाने का संकट खड़ा कर दिया है। समंदर में रूसी चक्रव्यूह में फंसे ज़ेलेंस्की, काला सागर में यूक्रेन पर पुतिन पर पहरा। ये काला सागर की तस्वीरें हैं जिससे रूस की भी सीमा लगती है और यूक्रेन की भी, और इसी काला सागर से जुड़ी है पूरे यूरोप की फूड सप्लाई लाइन, जिस पर पुतिन की सेना जंग की शुरुआत से ही कुंडली मारकर बैठी है। ऐसी कुंडली जिसने यूक्रेन को यूरोप के देशों से जोड़ने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। इस ब्लॉकेज की वजह से यूक्रेन का अनाज यूरोप और बाकी देशों तक पहुंच नहीं पा रहा। पिछले 3 महीने से यूक्रेन के कई कार्गो शिप अनाज के साथ काला सागर में फंसे हैं और अब कार्गो शिप पर लदे अनाज के सड़ने की नौबत आ गई है। काला सागर में यूक्रेन के लिए रूस की घेराबंदी को तोड़ पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि काला सागर में यूक्रेन से जो समुद्री रास्ता यूरोप तक जाता है, उस रास्ते पर रूसी सेना के जंगी जहाज और रूसी पनडुब्बियों ने जबरदस्त किलेबंदी कर रखी है और इस वजह से वहां से गुजरने वाले तमाम जहाज अटके हुए हैं। इस घेरेबंदी की वजह से यूरोप और दुनिया के बाकी देशों की मुश्किलें क्यों बढ़ी हुई है, अब वो समझिए। असल में यूक्रेन गेहूं सप्लाई करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया की गेहूं की जरूरतों का करीब 10% हिस्सा यूक्रेन ही पूरा करता रहा है, लेकिन पिछले 3 महीने से यूक्रेन से गेहूं की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। फिलहाल खबर है कि करीब 2 करोड़ टन गेहूं यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसा है, जिसे रूस निकलने नहीं दे रहा।
इस वजह से दुनिया में गेहूं की भारी कमी हो गई है। यही नहीं, दुनिया के कई देशों के सामने खाने का संकट तक खड़ा हो गया है। दुनिया के ऐसे दर्जनों देश हैं जो समंदर में यूक्रेन का रास्ता खुलने की बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। खुद इटली के प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बैठक की, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई। लेकिन इस बैठक के दौरान रूस ने यह साफ कर दिया कि वो काला सागर से निर्यात तभी होने देगा जब पश्चिमी देश उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा देंगे। मतलब ये कि रूस काला सागर में अपनी ताकत के दम पर पश्चिमी देशों को झुकाने में जुटा है और पुतिन की इस रणनीति को यूरोपीय देश भी समझ रहे हैं। ब्रिटेन ने तो रूस के इस कदम को फिरौती के लिए बंधक बनाने वाला कदम बता दिया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा, रूस ने दुनिया भर के सबसे गरीब लोगों के बीच भूख और भोजन की कमी को हथियार बनाया है। प्रतिबंधों को हटाना संभव नहीं है। कोई तुष्टीकरण लंबे समय में पुतिन को और मजबूत बनाएगा। मतलब ये कि ना तो समंदर में पुतिन झुकने को तैयार है और ना ही यूरोप के देश पुतिन की शर्तों को मानने को राजी दिख रहे हैं। और इन दोनों के बीच पिस रही है दुनिया की वो आबादी जिन्हें ना तो युद्ध से कोई मतलब है और ना ही किसी की जीत हार से। उन्हें बस दरकार है 2 वक्त की रोटी की, जो इस जंग के बीच समंदर में पिछले 3 महीने से अटकी है। असल में यूक्रेन दुनिया के कई देशों को अनाज भेजता है। उनमें अफ्रीका और मध्य एशिया के कई देश शामिल हैं और ऐसे में यूएन के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गेहूं निर्यात करने वाला देश है और दुनिया के बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 10% की है। इसके अलावा यूक्रेन मक्का और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है, लेकिन उसके तमाम बंदरगाहों पर रूस का कब्जा है और इसी वजह से अनाज की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। और जंग ऐसे ही चलती रही तो दुनिया भर में 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और जैसे जैसे यूक्रेन युद्ध का समय बढ़ रहा है, पुतिन का क्रोध भी बढ़ता जा रहा है। अब यूक्रेन युद्ध में रूस ने सब कुछ मिटा देने वाले हथियार को उतार दिया है। रूसी सेना ने डोनेस्क में हेल वेपन के नाम से जाने जाने वाले TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है, जो तबाही का ना मिटने वाला निशान छोड़ जाएगा। और रूसी सेना ने खुद इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। रूस का बड़ा दावा इसको लेकर है कि भारी नुकसान इसके द्वारा पहुंचाया जा सकता है। डोनेस्क पर पुतिन का क्रोध। लंबे खिंचते यूक्रेन युद्ध पर पुतिन की सेना की लगातार किरकिरी हो रही है। लाख कोशिश के बाद भी पुतिन अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। 3 महीने के बाद भी यूक्रेन पर रूस का कंट्रोल नहीं हो सका। ऐसे में अब पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है। पुतिन कुछ भी करके अपने नए मिशन को पूरा करना चाहते हैं। अब इसकी गाज यूक्रेन के शहर डोनेस्क पर गिरी है। पुतिन की सेना ने डोनेस्क में अपने सबसे खतरनाक हथियार से यूक्रेन के कई ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। रूसी सेना ने वहां हेल वेपन के नाम से जाने जाने वाले TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। रूस के इस बेहद घातक हथियार को ऐसे ही हेल वेपन या नर्क का हथियार नहीं कहते, बल्कि इसकी मार ऐसी होती है कि जिस जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वो नर्क से भी बदतर हो जाती है। ये एक ऐसा खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके वार से तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की बरसात देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाती हैं। जहां ऐसे घातक और ताकतवर रॉकेट से धावा बोला जाता है, उस जगह का तो फिर भगवान ही मालिक है। डोनेस्क में टोटल तबाही। रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेन की कई सेना के ठिकानों को तबाह कर दिया।
मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किए गए रूसी सेना के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें डोनेट्स्क के एक इलाके में एक साथ कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से वहां पहले तेज आग की लपटें निकलती दिखाई दी और फिर उसके बाद कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठता दिखा। लॉन्चर से दागे गए रॉकेट जहां भी फटते ऐसा लगता मानो छोटे परमाणु बम फट गए हों, क्योंकि रूस का यह खतरनाक हथियार थर्मोबैरिक बम दागता है, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। यह हथियार सब कुछ मिटा देगा। ये एक ऐसा बम है जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोग घुट घुट कर मरने लगते हैं। इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इतना घातक है कि परमाणु बम के बाद इसे रूस का सबसे घातक हथियार माना जाता है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घोट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बम से बच नहीं पाते। आग उगलते इसके रॉकेट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। इसका वार इतना भीषण होता है कि दुश्मन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो महज 12 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट के 24 राउंड फायर कर सकता है और इसका हमला करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिटा देता है, क्योंकि ये बम हवा से सारी की सारी ऑक्सीजन खींच लेता है। इससे एक वैक्यूम सा बनता है और फिर ऐसा ताकतवर धमाका होता है कि हमले की जगह पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाती है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इसके हमले से फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर का इलाका तबाह हो जाता है। यही नहीं, ये करीब 6 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर देता है। प्रलय लाने वाली मिसाइल से हमला। पुतिन के घातक हथियारों के जखीरे में इस्कंदर मिसाइल भी शामिल है, जो लगातार यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। जंग के बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें पुतिन के सैनिक इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते दिखे। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि यह हमला किस जगह किया गया। जो वीडियो जारी हुआ उसमें रूसी सेना के जवान इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को हमले के लिए तैयार करते दिखे और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद सिस्टम में लोड की गई मिसाइल लॉन्च की पोजीशन पर आ गई और फिर तेज रोशनी और धुएं के गुबार के साथ ही इस मिसाइल ने अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया गया और कई सैनिक भी मार दिए गए। हाल के दिनों में रूसी सेना ने अपनी इस घातक मिसाइल का इस्तेमाल तेज कर दिया है, जो 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने को निशाना बना सकती है। यही नहीं, इस्कंदर मिसाइलें करीब 700 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भी भर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। पुतिन की सेना ने यूक्रेन युद्ध में जहां जैसी जरूरत पड़ी वैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। तबाही वाले हथियारों के इस्तेमाल में भी कोई कोताही नहीं बरती, भले ही उस हथियार से कितने भी बेगुनाह मारे जाएं या फिर शहर तबाह हो। ये सिलसिला अब भी लगातार जारी है।